हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7। तो ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में ये 10th में भी आने वाला है, 11th में तो आएगा ही। अगर मैथ्स परस्यू करोगे तो आगे फर्दर स्टडीज में भी आते जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2D शेप होता है। ठीक है, प्लेनर फिगर होता है जिसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग अलग चीजें होती है जो जानना है तुम्हें, जो सीखना है अच्छे से। ठीक है, तो इस ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग कुछ 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो एक एक करके कवर करने वाले हैं। इसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारे एग्जाम में एटलीस्ट एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 2-3 मार्क के क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं 2-3 मार्क के। तो इसका ठीक ठाक वेटेज है ये भी, तो तुम्हें इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसका मेजर इंपॉर्टेंस यही है कि ये आगे भी कंटिन्यू होते जाने वाला है। कि अभी तुम लोग इस टॉपिक, इस चैप्टर में तुम लोग एक मेजर, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो जो कि एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। एक कॉन्ग्रुएंसी एक नया शब्द है, ठीक है, तो उसको तुम लोग समझने वाले हो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। अगर 10th क्लास में जाते हो तो तुम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, इसका थोड़ा सा हायर वर्जन जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो जब तक तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आता है तो सिमिलैरिटी समझने में डिफिकल्टी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर एक बेस माना जाता है बाकी फर्दर चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स है जिसमें आज में अपन पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा सेकंड टॉपिक को भी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले टॉपिक में बेसिकली मैं सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रायंगल जो भी इंक्लूडेड होते हैं तो वो सब मैं कवर करने वाला हूँ थ्रू फ्लो चार्ट, जिसमें मैं बताऊंगा कि अलग अलग ट्रायंगल्स में कौन कौन से अलग अलग नाम के ट्रायंगल्स रहते हैं। तुम लोग को पता ही होगा, जैसे कि आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। तो ये सब पूरा अच्छे से प्रॉपर फ्लो चार्ट से तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है बेसिक चीजें। फिर अगर ट्रायंगल्स में कुछ अगर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज कुछ इंपॉर्टेंट दिखते हैं तो वो भी मैं तुम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें होती है उसमें। फिर उसके बाद मैं जंप करूंगा एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो कि अच्छा खासा ये और ये दो जो सेकंड और थर्ड टॉपिक है वो अच्छा खासा चलने वाला है, 2-3 लेक्चर तक के ऊपर भी चल सकता है। तो इसमें मेजर टाइम जाने वाला है अपना इस टॉपिक में। ठीक है, इसी को अपने को अच्छे से सीखना है। फिर उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें छोटे से कुछ 3 थ्योरम्स है, इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो कुछ इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब इक्वल, इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल, मतलब लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। तो कुछ साइड्स ऑफ एन मतलब साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल में कुछ रिलेशंस होते हैं, इनइक्वालिटीज कुछ होते हैं, तो वो अपन देखने वाले हैं। बेसिकली सम ऑफ 2 साइड जो होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। कि अगर तुम 2 साइड्स, ट्रायंगल के 2 साइड्स का अगर सम लेते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ही ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अलग अलग टाइप के बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि इस ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रायंगल्स, पहले इतना टॉपिक्स अच्छे से नोटबुक में लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक क्या होता है? बेसिकली ट्रायंगल मतलब एक 3 साइडेड फिगर होता है, 3 साइडेड, वो तो सबको पता ही होगा। और ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि अगर तुम कोई 3 साइड्स लेते हो, कोई भी 3 लाइन सेगमेंट्स लेते हो, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करते हो ऐसे कुछ। ठीक है, अगर ऐसे कुछ ज्वाइन करते हो तो ये जो 3 लाइन सेगमेंट्स है इनको जब ज्वाइन करते हो तो ये ट्रायंगल बन जाता है। ये तो तुमने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, उसके पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है याद रखने के लिए। वो क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टाइसेस प्लूरल है, वर्टेक्स सिंगुलर है। तो टोटल वर्टाइसेस जो होते हैं वो 3 वर्टाइसेस होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। वर्टाइसेस मतलब जो भी एंड पॉइंट्स है, ये ए, बी, सी, तो जो भी ये पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, उनको बोलते हैं वर्टाइसेस। ट्रायंगल में हमेशा 3 वर्टाइसेस रहेंगे। सिमिलरली अगर साइड्स की बात की जाए तो साइड्स का मतलब क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं वो सब साइड्स है हमारे, ए बी, ए सी, बी सी। तो ए बी, ए सी एंड बी सी। तुम जिधर ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, सेम ही चीज है। ए बी एंड बी ए कुछ अलग नहीं है। ए सी को भी सी ए लिख सकते हो, बी सी को भी सी बी लिख सकते हो। तो ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं साइड्स। ये सब साइड्स है। फिर उसके बाद साइड्स के बाद आते हैं हमारे एंगल्स। एंगल्स में भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से एंगल्स रहेंगे? 3 एंगल्स रहेंगे, 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो एंगल्स मतलब ये अंदर के जो भी एंगल्स है वो सब एंगल्स कहलाते हैं उनको। ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करते देखो, एंगल ए बोल सकता हूं मैं उसको। एंगल ए को मैं बोलना है तो ऐसे बोल दू, एंगल बी ए सी। देखो बी ए सी पूरा मैं तीनों लेटर लिख के अच्छे से एक्सप्रेस करता हूं कि कौन सा एंगल है। कई बार एक लेटर से भी काम हो जाता है, जब अगर ट्रायंगल पता है हमें एक ही ट्रायंगल है। कई बार ये पूरे 3 लेटर लिखने पड़ते हैं
बी ए सी का मतलब क्या, बी ए एंड सी। तुम सिमिलरली इसको ऐसे भी बोल सकते हो एंगल सी ए बी, तो दोनों वन एंड द सेम थिंग है। सी ए बी बोलो, बी ए सी बोलो, या फिर बस एंगल ए बोलो। फिर एंगल बी को भी तुम बोल सकते हो एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, सब वन एंड द सेम थिंग है। और एक और बचता है कौन सा, एंगल सी, जिसको तुम लिख सकते हो एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। तो इस तरीके से हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं। और अगर मुझे इस पूरे ट्रायंगल की बात करनी है तो मैं उस ट्रायंगल को हमेशा डेल्टा के उसके सामने डेल्टा लिख दूंगा और लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी। तो ये पूरे ट्रायंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे तो उसको ऐसे डेल्टा सामने, ये जो सिंबल है एक ट्रायंगल का सिंबल देखो बना है यहाँ पे, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो ट्रायंगल के सिंबल को यहाँ पे लिखते हैं और सामने जो भी उसके तीन वर्टाइसेस हैं ए बी एंड सी, हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल में सब कुछ जो भी बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो भी है तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि साइड्स कौन से होते हैं, एंगल्स कौन से होते हैं, तो वो सब तुम्हारा अच्छे से टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पे, कि ट्रायंगल्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें ये सब तुम्हें ऑलरेडी पहले पता है, बट एक बार रिवीजन के लिए वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। तो ट्रायंगल्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो तरीका है बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, कि साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी कितनी है तीनों की, तो वो सब उनके बेसिस पे भी कर सकते हैं। या फिर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ देयर एंगल्स, तो जो भी ये एंगल्स हैं उनके एंगल्स के मेजरमेंट कितने आ रहे हैं तीनों एंगल्स के, तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द साइड्स को अपन मतलब साइड्स के बेसिस पे तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलिन में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती है, कि अगर एक साइड हमारे पास है 3, दूसरी साइड है 4 और तीसरी साइड है 5। साइड का मतलब लेंथ बोल रहा हूं मैं, सीधी बात, कि अगर एक साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एक का 4 और एक का 5 है, तो ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, जैसे कि ये और ये साइड, जिसको मैं ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं कि इसका साइड का लेंथ 2 है, इसका भी 2 है और इसका 1 है, तो इस तरीके से ये जो साइड ये ट्रायंगल है इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये एक स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स के लेंथ इक्वल, और इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड लेंथ इक्वल, मतलब वो एग्जैक्टली ऐसे कुछ दिखेगा कि इसका भी कुछ लेंथ सपोज अगर 2 है तो ये भी 2 रहेगा और ये भी 2 रहेगा, तो तीनों साइड लेंथ अगर इक्वल है तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। फिर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ द एंगल्स भी बोल सकते हैं, कि अगर तीनों जो एंगल्स है किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर तीनों एंगल्स जो ये तीनों एंगल्स हैं वो अगर तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो ले सकते हैं, ये लिया जाए 45, ये लेते हैं 75, तो 45 75 कितना हो गया, तो 120 हो गया, तो बचा जो है वो है 60। तो अगर एंगल की मेजरमेंट 45 डिग्री, 75 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे तीनों एंगल देख सकते हो, तीनों एंगल्स का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे छोटा सा क्लोज्ड फिगर बनेगा जो कि अंदर की तरफ ही सब ऐसे अक्यूट एंगल्स रहेंगे, मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल जो सबने पढ़ाई है, तीनों एंगल्स अक्यूट होने चाहिए। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो है वो क्या रहेगा 90 डिग्री, तो इसमें से एक एंगल 90 डिग्री, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री नहीं रह सकते, क्योंकि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में देखा है कि तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो तीसरा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है, दूसरा हो सकता है 30 60, दूसरा हो सकता है 45 45, तो जो भी होना होने दो, लेकिन एक अगर 90 डिग्री दिख रहा है जिसको अपन ऐसे स्क्वायर ऐसे एक लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री एंगल को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैंने ऐसे भी कुछ लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अगर मैं नोटेशन दूं तो ऐसे तुम्हें बोलना पड़ेगा, देखो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट बी, एंगल बी, या फिर विद राइट एंगल एट एंगल एबीसी। तो इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और बचा लास्ट में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होगा, एक कोई भी एंगल जो होगा वो 90 और 180 के बीच में रहेगा। जैसे कि वो डायग्राम जब बनाओगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है यहाँ पे। तो ऐसे एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें एक एंगल जो है वो एक 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा होगा, हो सकता है वो 90 डिग्री ज्यादा मतलब 120 डिग्री हो रहा हो, और बाकी जो बचे हैं कितना बचा 60, तो 30 30 हो सकता है, या फिर जो भी अलग एंगल हो सकता है।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज रहता है 90 से बड़ा, और बाकी जो दोनों एंगल्स रहते हैं वो अक्यूट रहते हैं 90 से छोटे। वो हमेशा पॉसिबल रहना ही चाहिए, अदरवाइज डायग्राम ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बस एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, बाकी दोनों अक्यूट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, बाकी दोनों वापस से अक्यूट, उसमें ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। और अक्यूट में तो तीनों ही अक्यूट एंगल रहने चाहिए। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। ये तुम्हें ऑलरेडी आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो एक बार समझ लो, डेप्थ तक समझ लो अच्छे से क्या चीजें हैं क्या नहीं। लिख लो, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मेन मुद्दा जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझने से पहले तुम्हें ये शब्द समझना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक शब्द है, या फिर उसको कॉन्ग्रुएंट बोलो चलेगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिंगुलर बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे के शेप और साइज को मैच कर रहे होंगे। जैसे कि अगर तुम ताजमहल पे विजिट किए होगे, ताजमहल गए भी होंगे, तो तुम लोग देख सकते हो ताजमहल में जो साइड में जो 4 स्तंभ है, ठीक है, जो स्तंभ बोलते हो उसे, जो भी है, तो 4 पोल्स है साइड में ऐसे 4 ताजमहल के, तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच करते हैं। तो इस तरीके से अगर पूरा शेप और साइज अगर एग्जैक्टली मैच करता हो फिगर कोई होगा, चाहे वो 2D फिगर हो, चाहे वो 3D फिगर हो, चाहे वो कैसा भी फिगर हो, अगर वो एग्जैक्टली उसका शेप भी मैच कर रहा है एंड साइज भी मैच कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों जो फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरीके से जो ताजमहल के जो 4 स्तंभ है वो अगर जाके देखोगे तो एग्जैक्टली वो एक दूसरे के शेप और साइज से मैच करते हैं, और वो जो फिगर्स जो 4 जो स्तंभ है वो हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज है। अगर 2 डायमेंशनल अगर एक प्लेन पे देखा जाए, तो प्लेन पे अगर देखोगे तो सपोज मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, एक स्क्वायर है यहाँ पे जिसको मैं बोलता हूँ PQRS, और स्क्वायर का लेंथ है हमारे पास, स्क्वायर का साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। चलो एक और स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये ABCD इस तरीके से। तो इसका भी अगर स्क्वायर का साइड लेंथ अगर मैंने बोल दिया कि वो भी है 90 डिग्री, सॉरी वो भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो अगर तुम देखोगे तो एग्जैक्टली ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है दोनों का शेप और साइज मैच कर रहा है। बस मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, इस स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा के ऐसे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों जो फिगर्स हैं वो क्या है, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि दोनों के स्क्वायर में दोनों स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप तो दोनों का सेम है, और साइज भी देखो, इसका 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ है, इसका भी 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ है। तो इसका मतलब दोनों स्क्वायर जो है, 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर मैंने इसका साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर रखा होता तो ये इसका साइज जो होता था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो साइज बड़ा होने के कारण दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। हमें याद रखना है बस दोनों का शेप एंड दोनों का साइज वो दोनों का सेम रहना चाहिए, शेप एंड साइज। ठीक है, तो अगर जब दोनों का साइज एंड शेप दोनों सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि अगर सर्कल लेंगे, ठीक है, तो सर्कल में सपोज ये सेंटर है C, और सर्कल ये बोल रहे थे C1 सर्कल है, सेंटर O ले लो चाहिए तो चलो O1, ठीक है, और इसका रेडियस है सर्कल का 1 सेंटीमीटर। सपोज मैंने एक और सर्कल लिया जिसका सेंटर है O2 और रेडियस है वापस से 1 सेंटीमीटर। सर्कल को नाम देते C1 और इसका C2। तो देयरफॉर C1 एंड C2 सर्कल्स, ऐसे लिखो, देयरफॉर सर्कल्स C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब दोनों जो सर्कल्स है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वापस अगर इस सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर हो जाता तो ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता, तो दोनों के साइज जो है वो मैच नहीं करते हैं। तो याद रखना बस तुम्हें 2 चीजें, शेप एंड साइज दोनों मैच होना चाहिए। अब तुम ये मत बोल देना कि स्क्वायर एंड सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका तो शेप भी मैच नहीं होता, तो साइज तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो शेप मैच होना चाहिए एंड साइज भी मैच होना चाहिए, तब जाके वो दोनों फिगर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये। ठीक है, अच्छे से बना देता हूं, यहां पे ऐसे एक कर्वी लाइन बना दो और उसके नीचे डबल लाइन कर दो, और यहां पे लिख दो C1 और यहां पे लिख दो C2। तो इसका मतलब क्या है, C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2। इसका मतलब सर्कल C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल C2। तो यहां पे भी लिख सकते हो PQRS जो स्क्वायर है, यहां पे लिख सकते हो स्क्वायर PQRS इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर ABCD। तो इस तरीके से ये भी तुम्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आना चाहिए।
ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये सिंबल है, तुम्हें आपसे याद रखना है। तो देखो अब यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा क्या है, चैप्टर ट्रायंगल्स का नाम, चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें समझना है। तो वापस से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब एग्जैक्टली उनका शेप और साइज मैच कर रहा होगा। तो शेप और साइज मैच करने का मतलब क्या है कि देखो ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल के, तो 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, राइट। तो अगर दो ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स और इसके 3 एंगल्स अगर एग्जैक्टली एक दूसरे पे मैच कर रहे हैं, मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बस ये क्या होना चाहिए, दोनों शेप, तो देखो ट्रायंगल में कैसा शेप सेम होगा। अब ये तो नहीं कर सकते कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और ये स्केलिन ट्रायंगल हो, ठीक है। तो दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों ही आइसोसेलेस होने चाहिए, या फिर दोनों ही स्केलिन होने चाहिए, या फिर दोनों ही इक्विलैटरल होने चाहिए, ठीक है। तो शेप मैच होने के लिए एग्जैक्टली जो भी मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था वो भी एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने सेट्स ऑफ चीजें लिखी हैं। Two triangles are said to be congruent if sides and angles of a triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle. तो अगर देखोगे तो अगर हमारे पास एंगल P इक्वल टू एंगल A है, एंगल Q इक्वल टू एंगल B है, एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल C है, तो इस तरीके से अगर ये तीनों एंगल्स, जैसे कि ये एंगल इसके बराबर, इसको मैं डबल से रोटेट कर रहा हूं तो ये एंगल इसके बराबर, इसको मैं ट्रिपल से रोटेट कर रहा हूं तो ये एंगल इसके बराबर, तो देख सकते हो सारे करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंड सिमिलरली गोज फॉर साइड्स, जैसे मैंने एंगल्स के लिए देखा वैसे साइड्स के लिए भी, कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी एंड पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो देख सकते हो ये एंगल्स हो गए और ये साइड्स हो गए। तो देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिंबल बनाया देखो मैंने कॉन्ग्रुएंट का। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि देखो करस्पॉन्ड, जब ये सिंबल लिखते हो पी क्यू आर का, तो यहाँ पे भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने, मतलब करस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्टली उसके पार्ट है वो लिखना है। जैसे कि P के करस्पॉन्डिंग कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है एंगल, तो P के करस्पॉन्डिंग है A, तो यहाँ पे P की जगह मैंने मार्क कर दिया सबसे पहले A। फिर उसके बाद है Q के करस्पॉन्डिंग B है और R के करस्पॉन्डिंग C है। तो ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तुम इसमें एक और चीज यूज कर सकते हो, इसका उल्टा कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है। इफ ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, देन जो भी ऊपर लिखा वही देखो, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, एक और नाम दिया जाता है जो कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट की तरह याद रखना है, दिस इज नोन एज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूजुअली आपसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहां पे लिख देता हूं ट्रायंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CPCT। तो CPCT का मतलब क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या बोल रहा हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रहेंगे, इक्वल। पार्ट्स मतलब इसमें पार्ट्स में दोनों आते हैं, साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास ये दिया है, देखो ध्यान से, अभी ये दिया है, तो तुम यहां से क्या बोल सकते हो, एंगल P यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग देखो कौन सा है, एंगल A। सिमिलरली एंगल Q यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल B। सिमिलरली एंगल R इक्वल टू एंगल C। तो ये तो हो गई एंगल्स की कहानी। सिमिलरली साइड्स के लिए बात करेंगे, PQ AB, तो PQ इज इक्वल टू AB। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे QR BC, बस करस्पॉन्डिंग लेते जाओ, अपने आप दिखते जाएगा तुम्हें, QR BC एंड PR इज इक्वल टू AC।
तो इस तरीके से हम लोग मतलब इसी का उल्टी बात है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रहने वाले हैं, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे इक्वल रहेंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल रहेंगे। तो ये है दो कॉन्ग्रुएंसी, मतलब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कंडीशंस क्या होती है। बहुत सिंपल सी चीज है, तभी तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना, कि ये और इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और साइड लेंथ भी सेम है, इक्वल, करस्पॉन्डिंग सब इक्वल है। तो इसका मतलब अगर तुम इस शेप को उठा के इसके ऊपर रखते हो तो एग्जैक्टली वो शेप उस पर ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप मतलब सुपर इम्पोज भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वो सब चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड होनी चालू हो जाएगी, एक के ऊपर एक ऐसे दिखने चालू हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनमें से कोई भी अगर एक चीज भी अगर गलत आ रही है, सपोज यहाँ पे एंगल Q और एंगल P इक्वल नहीं है, बस एंगल P और एंगल R, मतलब एंगल P A के बराबर है, एंगल R एंगल C के बराबर है, लेकिन एंगल Q एंगल B के बराबर नहीं आ रहा है, तो तुम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास, टोटल 3 एंगल्स है और 3 साइड्स हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स है ट्रायंगल के अंदर। तो इन 6 कंपोनेंट्स पे अलग अलग क्राइटेरियाज बनते हैं। अभी हर बार तुम्हें ये सब बैठ के 6 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार मैक्सिमम 3 या 4 चीजें मैक्सिमम कंसीडर करके तुम लोग चेक कर सकते हो कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो वो क्राइटेरियाज, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें टोटल हम लोग कुछ 5-6 क्राइटेरियाज देखने वाले हैं, 3-4 क्राइटेरिया देखने वाले हैं, और भी कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, टोटल मिला के टोटल 5 क्राइटेरियाज रहेंगे। तो वो तुम्हें समझने अच्छे से, वो क्राइटेरियाज ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस में। ठीक है, और इसका मैंने एक और डेफिनेशन लिखा जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इफ द ट्रायंगल कवर्स द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली, कि अगर इस ट्रायंगल को मैंने उठा के इस पे रख दिया और वो एग्जैक्टली दूसरे ट्रायंगल को कवर कर दिया, कि ऐसा कुछ नहीं कि बाहर में पार्ट आ रहा है, एग्जैक्टली ये इसको कवर कर दिया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी एक डेफिनेशन है जो कि लेमेन्स टर्म में हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, बस इतना समझो, सीपीसीटी को याद रखना, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 स्टार मार्क कर लो चाहिए तो इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं सीपीसीटी पे। तो पहले इतना लिखो, आगे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो उनको समझेंगे और फिर यहीं पे फिर मैं आज के लिए वीडियो खत्म करूंगा। पहले इतना लिखो अच्छे से। चलो फिर आज के वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट देखते हैं। तो उसमें मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं और मैंने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट किया, बस उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और भी इसमें डेप्थ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उस पर एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे करने हैं अभी तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेस्ड ऑन जस्ट अभी तक हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जस्ट स्टार्ट किया था हमने, कि जैसे कि मैंने कहा था कि 6 पार्ट्स, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके 6 के 6 कंपोनेंट्स, यानी 3 एंगल्स है और 3 जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल ऑफ द 2 ट्रायंगल्स। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। ठीक है, तो यहां जैसे तुम्हारे पास ये कंडीशन दी है, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू, तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे यूजिंग सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो उसका यूज करके तुम लिख सकते हो कि सबसे पहले देखो साइड्स के बारे में कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू आर पी, यहाँ पे बस पोजीशन याद रखना लेटर्स की, उसके हिसाब से इधर भी पोजीशन सेम लेनी है, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड दूसरी कौन सी साइड बची है, ए सी एंड आर क्यू। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर वे से तुम्हें चूज करना है। तो ये 3 साइड्स इक्वल हो गई है। तुम सिमिलरली ये भी बोल सकते हो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल जब लेते हैं तो सिंगल लेटर लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग सीपीसीटी, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो तुम लोग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यूजिंग सीपीसीटी हमने बोल दिया कि ये सब इक्वल रहने वाले हैं। अब उसने क्या पूछा है, इज इट ट्रू टू से दैट बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। तो देखो बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर है, हियर बीसी इज इक्वल टू पी क्यू, बट बीसी इज नॉट इक्वल टू क्यू आर। इनफैक्ट एसी जो है वो क्यू आर की वैल्यू के बराबर है, आर क्यू क्यू आर जो बोलना बोलो, एसी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बीसी पी क्यू के बराबर है, देयरफॉर बीसी इज नॉट इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, हेंस यहाँ पे लिख सकते हो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स टू से दैट बीसी इज इक्वल टू क्यू आर,
बिकॉज इट इज नॉट द इट डज नॉट होल्ड द करस्पॉन्डिंग या फिर इट डज नॉट होल्ड सीपीसीटी रूल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स रूल को होल्ड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। ठीक है, तो तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्या क्या, यूजिंग सीपीसीटी, यहां पर लिख सकते हो यूजिंग CPCT corresponding parts of congruence triangles, we can say that, लेते जाओ, AB is equal to FD, right? फिर उसके बाद BC is equal to DE, एंड उसके बाद AC is equal to FE, तो ये बोल सकते हो। सिमिलरली एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। तो यूजिंग सीपीसीटी हमने जो 6 कंपोनेंट्स है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हमने बोल दिए इक्वल। उसके बाद देखो अभी, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें दी हैं, एक साइड दिया है AB और एंगल B और एंगल A दिए हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ DF। तो देख सकते हो DF का लेंथ, तो DF और FD वो दोनों ही सेम ही चीज होते हैं ना, DF बोलो FD बोलो, तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, और AB कितना है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर DF इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया कि DF का लेंथ जो है, यानी ये जो FD हमने जो निकाला था या फिर DF जो निकाला था उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल E। तो देखो एंगल E यहां पे दिख रहा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो हमें एंगल C चाहिए, लेकिन हमें एंगल B और एंगल A पता है, तो एंगल C कैसे निकालोगे, तो लाइंस एंड एंगल्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका यूज करो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A है 80 डिग्री, एंगल B है 40 डिग्री, एंगल C निकालना है जो कि हमें पता नहीं है। तो ये कितना हो रहा है देखो, 180 प्लस 140 120, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, जो मतलब 120 को जब इस साइड भेजेंगे तो माइनस आएगा, 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल C जो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देयरफॉर ये करने के बाद ही तुम यहाँ पे, मतलब मैंने जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिखा है, ये करने के बाद तुम बोल सकते हो कि एंगल E और एंगल C इक्वल है, तो एंगल EB किसके बराबर रहेगा, तो एंगल E 60 डिग्री के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से DF और एंगल E के मेजरमेंट्स हम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, बस सीपीसीटी याद रखो, प्रॉपर वे से कॉन्ग्रुएंट लेना, अच्छे से प्रॉपर वे से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेना, ठीक है। AB और किसी और लेंथ को इक्वल मत कर देना, बस प्रॉपर वे से इसके पहले दो तो इसके भी पहले दो, सेकंड और थर्ड तो इसका भी सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरीके से प्रॉपर वे से तुम्हें लेना है। नेक्स्ट, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि एक क्राइटेरिया ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अब देखो दो ट्रायंगल्स को अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो तुम कैसे करोगे। अभी तक क्या था, देखो क्वेश्चंस किस प्रकार के थे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए थे और उससे कुछ डेटा जो है दिया था, उसके हिसाब से कुछ डेटा निकालना था। तो ये अभी तक प्रोसीजर था। लेकिन सपोज तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल्स दे दिया और कुछ डेटा दे दिया, तो फिर कैसे करना है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, कुछ क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे टोटल 4 क्राइटेरियाज है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले 2 क्राइटेरिया है, ये बाकी 2 के क्राइटेरिया थोड़े सेकेंडरी आते हैं, ठीक है। तो पहले 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। तो क्राइटेरिया में देखो हर एक में एक रूल है स्पेसिफिक। वो रूल क्या है, जैसे कि देखो SAS, सेकेंड में ASA, थर्ड में SSS और फोर्थ में RHS। तो टोटल 4 क्राइटेरिया है जिससे तुम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है SAS। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। तो SAS मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब एक 2 साइड और एक एंगल। तो वैसे इस क्राइटेरिया का यूज क्या है, जैसे कि देखो मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास 6 साइड्स, एक ट्रायंगल 6 पार्ट्स, या फिर मतलब ऐसे बोलो कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कलेक्टिवली बोल रहा हूं मैं 6 पार्ट्स, और 6 पार्ट्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड 6 पार्ट्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर तुम ऐसे
इन 6 पार्ट्स को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सब इक्वल बोल देते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है। लेकिन कई बार इन 6 के 6 पार्ट्स को डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कई बार 3 पार्ट से ही काम हो जाता है। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड है। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, अभी एक एक करके स्टार्ट किया है। आज के मैं फर्स्ट ही एक्सप्लेन करके खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि साइड एंगल एंड साइड, तो दो ट्रायंगल्स के अगर दो साइड्स और उनके दोनों साइड्स के जो बीच पे एंगल जो बन रहा है, देखो एस ए एस लिखा है, मैंने ए एस एस नहीं लिखा है, नाइदर मैंने एस एस ए लिखा है, मैंने एस ए एस लिखा है। इसका मतलब क्या है, दो साइड्स के जो बीच का एंगल है वो क्या रहना चाहिए, तो मतलब दोनों साइड्स तो ऑफकोर्स इक्वल रहने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के, एंड ऑफकोर्स उसके बीच दोनों साइड्स के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी दोनों ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होती है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना चालू किया है, मैं पहला वाला एक्सप्लेन करता हूं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर पहला वाला क्लियर हो गया तो बाकी ये सब एक ही झटके में समझ जाओगे। तो देखो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी रहेंगे इफ टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, मतलब दो साइड्स है और उनके बीच का जो एंगल है, जैसे कि चलो यहाँ का एक मार्क कर लेते, चलो ऐसा कुछ है, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी एंड पी क्यू, तो ए बी यहाँ पे जो लेंथ है वो पी क्यू के बराबर है। फिर एंगल ए, तो एंगल ए जो है यहाँ पे एंगल पी के बराबर है, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो ए सी का जो लेंथ है मैं उसको डबल लाइन से नोटेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो देख सकते हो ये डायग्राम अगर बन रहा है ऐसा कुछ, देखो ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल, और इन दोनों के दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। कई बार क्या होगा, कुछ अलग साइड्स भी कॉमन आते हैं, जैसे कि देखो नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। सपोज अगर कोई दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ऐसा कुछ, पी क्यू आर, देखते जाओगे, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी और पी आर इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यहाँ पे कुछ डबल से मार्क कर देता हूं बस ऐसी, ठीक है। और एंगल सी बी इक्वल टू आर क्यू, सी बी इक्वल टू आर क्यू, तो देख सकते हैं वापिस से दो साइड्स जो है वो इक्वल है और दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है वो भी इक्वल है। तो देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट रूल है बहुत, कि इसको बोलेंगे फिर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और किस कौन से प्रॉपर्टी से, तो साइड एंगल साइड, एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। सिमिलरली मैंने एक और लास्ट कंडीशन भी लिखी है, उसको भी समझते हैं। एबीसी पी क्यू आर, तो देखो सी बी इज इक्वल टू आर क्यू, सी बी इज इक्वल टू आर क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड बी इज इक्वल टू क्यू पी। तो इस तरीके से हमारे पास देखो ये दोनों साइड्स दोनों के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, एंड इनके जो दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है वो भी क्या है, इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं वापस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो होपफुली मैंने ये बात क्लियर कर दी है आज के लिए कि ये साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, कि दो साइड्स, और देखो दोनों एस के बीच में ए है, तो दो साइड्स और एक एंगल जो उनके दोनों के बीच का है, अगर ये तीनों चीजें इक्वल है दो ट्रायंगल्स के अंदर, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहां पे देखो ए एस एस और एस एस ए डू नॉट होल्ड, ये याद रखना। बहुत लोग क्या गलतियां करते हैं कि सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं कि इससे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पी क्यू आर, सपोज यहाँ पे ए बी और पी क्यू इक्वल है, सपोज मान लेते हैं ए सी और पी आर इक्वल है, सपोज ए बी दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ पे एंगल ए की जगह उसने बोला एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना डेटा गिवन है उससे हम लोग एक चीज नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मतलब ये ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए सी और पी आर इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल नहीं दिया अभी, इसके जो एक साइड के जो अपोजिट जो एंगल है, यानी एंगल क्यू और एंगल बी, ये इक्वल दिया है, तो ये एसएएस रूल फॉलो नहीं है। इसका मतलब देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल है, लेकिन वो जो एंगल इक्वल है वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है। तो हम लोग नहीं बोल सकते इस दोनों ट्रायंगल्स को कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग गलत होगा ये बोलना, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है,
ये बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, दो साइड्स के बीच का एंगल, इसलिए देखो नाम एस एस है, एस एस भी नहीं है, एस एस ए भी नहीं है, बस एस ए एस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्राइटेरिया है। इस पे अपन एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बता दूं, इसमें भी थ्योरम, एक्चुअल में ये थ्योरम वेरम कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्सियम है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, साइंटिफिकली कुछ प्रूफ इसको अपन नहीं निकाल सकते। ये होता है बस कि अगर तुम कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर बनाते हो जिसमें दो साइड्स और उनके बीच का अगर एंगल सेम आता है, तो तुम बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली दोनों सेम शेप एंड दोनों सेम साइज के हैं। इसका मतलब ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जबकि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम नहीं बोल सकते कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हो सकता है दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, साइज अलग अलग हो, शेप अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया मैंने आज कवर किया है। नेक्स्ट क्लास पर इस पे और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और जो भी बचे हुए क्राइटेरिया है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना अच्छे से लिखो, और मैंने जो लास्ट क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री का होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें करना है तो ट्रायंगल का सबसे पहला जो पार्ट है उसको भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का अभी तक मैंने बस क्राइटेरिया स्टार्ट किया है। यूजुअली अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम उसमें स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट एनसीईआरटी में देखते हो तो स्टार्टिंग में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिखना चालू हो जाएंगे। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि जब तक मेरे ये क्राइटेरिया एटलीस्ट स्टार्टिंग के दो तो क्राइटेरिया हो नहीं जाते हैं और कुछ मैं एग्जांपल्स नहीं बताता हूं, तब तक ट्रायंगल्स का कुछ होमवर्क मत करो। यूक्लिड ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करो, लाइंस एंड एंगल्स का प्रैक्टिस करो। ठीक है, इतना करते रहो, और अगर कोई भी डाउट, कंसेप्चुअल डाउट या फिर कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो तुम लोग डेफिनेटली पूछो मेरे से। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन कल का एक क्लास लेने वाले हैं, सुप्रिया मैम का हम लोग एक क्लास लेने वाले हैं नेक्स्ट। कल ही तुम्हारा एक और क्लास आएगा, एक्स्ट्रा क्लास है वो इसी तरीके से, तो सुप्रिया मैम की जगह हम लोग अभी मैथ्स का क्लास रखेंगे उसमें। ठीक है, चलो बस कल के लिए स्पेसिफिकली। चलो फिर यहीं पे आज के लिए खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।